हेलो दोस्तों, लेखपाल रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आप सब परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी में उपस्थित हैं। और आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत काल पढ़ेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, काल का अर्थ समय होता है। अगर सामान्य हम अर्थ में देखें, अगर व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है, कोई भी कार्य व्यापार करता है, तो वह एक नियत समय में करता है। अर्थात समय, हम कुछ भी कर रहे हैं, यानी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, या आप हमें देख रहे हैं, यह सब कुछ एक समय पर हो रहा है। तो दोस्तों, इस समय को ही हम काल कहते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है, यह किसी भी परीक्षा, अगर हिंदी अगर वहाँ है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, जैसे लेखपाल हो, टेट सीटेट हो, या फिर आरओ हो, वहाँ तक अगर बात हम करें तो वहाँ यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम सीधे आते हैं और देख रहे हैं काल। काल दोस्तों 3 भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। दोस्तों, जैसा कि हम वर्तमान में इस समय हम आपके सामने हैं, यानी एक समय विशेष में हम आपके सामने उपस्थित हैं, तो यही जो है इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी उपस्थित समय को ही वर्तमान का, यदि हम सामान्य शब्द देखें सामान्य भाषा में, तो उपस्थित समय को वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ, यह क्या है? यानी उपस्थित समय में मैं बोल रहा हूँ, यह वर्तमान काल है। यही कुछ समय के बाद जब यह बीत चुका है, मैं बोल चुका हूँ और यह क्लास खत्म हो चुकी है, तो दोस्तों यह समय भी बीत चुका है जिस समय में मैंने यह कार्य किया था, तो दोस्तों वही भूतकाल है। यानी भूत मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ काल। और मैं कल पढ़ाऊंगा, या फिर इसके बाद मैं कुछ करूं, या अपने रूम पर जाऊं, या जो कुछ भी मैं करूं, वह अभी मेरे लिए भविष्य है। यानी आने वाले समय में होने वाला वह कार्य है, या वह मेरी क्रिया होगी, उसे हम कहेंगे भविष्य काल, यानी होने वाला। तो इस तरह से हम देख रहे हैं काल अर्थात समय को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक भाग को, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को अलग अलग करके हम देखते हैं कि आखिर इन्हें कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। समय, सामान्य रूप से समय को तो 3 भागों में बांटा गया है काल को। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। तो वर्तमान काल की हम सबसे पहले बात करें, तो वर्तमान काल को हम थोड़ा यहाँ और व्यापक रूप से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर वर्तमान काल है क्या। तो दोस्तों, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वर्तमान में उसकी पूर्णता, अपूर्णता या निरंतरता आदि का बोध हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी उपस्थित समय में हुआ कार्य कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में पूर्णता, यानी कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य अपूर्ण है लेकिन वर्तमान समय में ही अभी है, या फिर वह कार्य निरंतर गतिशील है, तो इन सब का बोधक कराने वाले समय को हम दोस्तों वर्तमान काल कहते हैं। अब हम देखें तो इसके हमें 5 भेद दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 5 भेद हमें दिखाई दे रहे हैं और अक्सर पेपर में यह पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो दोस्तों, वर्तमान काल के हमारे सामने 5 भेद दिखाई दे रहे हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां है संभाव्य वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल के हमारे सामने 5 भेद दिखाई दे रहे हैं। हम एक एक करके इन सब को देखते हैं कि आखिर ये हम समझ कैसे पाएंगे कि कौन सा कार्य किस काल में हो रहा है। वर्तमान में ही हो रहा है तो किस काल के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल को देखते हैं। तो दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि सामान्य वर्तमान काल वह है जिसमें क्रिया सामान्य रूप से होने का बोध हो, जिसमें क्रिया के सामान्य रूप से, सामान्य शब्द है तो क्रिया के सामान्य रूप से जिसमें होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। इसमें घटित किसी कार्य के या किसी क्रिया के घटित होने का केवल बोध होता है। जैसे अगर हम कहें वह सोता है, वह सोता है, तो दोस्तों इसमें क्रिया का सामान्य रूप ही हमारे सामने दृष्टिगत हो रहा है। मैं लिखता हूं या तुम पढ़ते हो, अगर मैं कहूं मैं लिखता हूं
तुम पढ़ते हो। ये सब क्या है? यह क्रिया का सामान्य कार्य है और इस तरह से वर्तमान में हो रहा है, तो इसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। अब दूसरा देखते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल। दोस्तों, तत्कालिक वर्तमान काल क्रिया का वह स्वरूप जिसमें वर्तमान में उसकी निरंतरता का बोध हो, यानी तत्कालिक वर्तमान में वह क्रिया निरंतर घटित हो रही है। तो यानी घटित हो रही है, यहाँ घटित होने का केवल बोध है, लेकिन यहाँ हो रही है घटित। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर, एक सामान्य अंतर है कि यहाँ क्रिया घटित होने का बोध है और यहाँ क्रिया घटित हो रही है, और यही दोनों के बीच मूलभूत अंतर है कि यहाँ सामान्य वर्तमान काल है और यहाँ तत्कालिक वर्तमान काल है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे वह सोता है तो वह सो रहा है। यहाँ क्या है? एक निरंतरता क्रिया में हमें दिखाई दे रही है। मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। यहाँ मैं लिख रहा हूं यानी निरंतरता है मेरे कार्य में। मैं लिखता हूं, इसमें निरंतरता नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं मैं लिख रहा हूं, तो दोस्तों इसमें निरंतरता है। इसमें कार्य केवल घटित होने का बोध है, जबकि इसमें घटित हो रहा है होने का बोध है। तो दोस्तों दोनों में यह सामान्य अंतर है, सामान्य वर्तमान काल और तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल में बस आप इतना याद रखिएगा, क्रिया की निरंतरता शामिल है, अर्थात सो रहा है यानी क्रिया निरंतर जारी है। मैं लिख रहा हूं, क्रिया निरंतर जारी है। वह सोता है, इसमें निरंतरता नहीं है। उठ भी रहा है, सो भी रहा है, कोई जरूरत नहीं है कि वह केवल सोया ही है। मैं लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं, फिर आपसे बात भी कर रहा हूं तो मैं लिखता हूं, इसमें निरंतरता नहीं है। लेकिन मैं लिख रहा हूं यानी केवल यही कार्य कर रहा हूं। तो दोस्तों यह तत्कालिक वर्तमान काल होगा। अब हम बात करें पूर्ण वर्तमान काल। तो दोस्तों क्रिया के वर्तमान काल में पूर्ण होने का बोध होता है। जैसे शब्द से ही आप देख रहे हैं, पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा होने का बोध हो। तो पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के पूर्ण होने का, तत्काल में ही पूर्ण होने का बोध होता है। इसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। जैसे वह आया है, वह आया है, स्पष्ट हो रहा है? वह आया है यानी वह अभी जस्ट, अगर आपके कमरे में कोई है या कोई अगर हमसे पूछे कि रमेश आया है कि नहीं, और मैं कहूं कि वह आया है, यानी तत्काल यानी जस्ट क्रिया क्या हो रही है? पूर्ण हो रही है। क्रिया जारी नहीं है, क्रिया क्या है? पूर्ण हो चुकी है। वह आया है, अब आ नहीं रहा है, वह आया है। वह आ रहा है क्या हो जाता? तत्कालिक वर्तमान काल हो जाता। वह आया होता तो सामान्य वर्तमान काल होता। वह आया या सामान्य वर्तमान, वह आ रहा है तो तत्कालिक वर्तमान काल, जबकि वह आया है। तो दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि क्रिया पूर्ण हो रही है और तुरंत यानी प्रेजेंट में ही क्रिया पूर्ण हो रही है। तो इसे हम कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। मैं लिखा हूं, मैं लिख रहा हूं, और मैं यहां करूं मैं लिखा हूं। यहां आप देख रहे हैं न मैं लिखता हूं न मैं लिख रहा हूं, यहां देख रहे हैं मैं लिखा हूं यानी जस्ट अभी मैं क्रिया पूर्ण कर रहा हूं। तो दोस्तों इसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। स्पष्ट हुआ? चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब यानी संदेह से युक्त, जिस पर संदेह किया जाए, यानी क्रिया वर्तमान काल में घटित हो रही है, लेकिन उस क्रिया के घटित होने में यदि संदेह व्यक्त किया जाए, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे अगर उदाहरण दिया जाए, वह खाता होगा, जैसे वह सो रहा है तो वह सोता होगा, वह सोता होगा। दोस्तों यह भविष्य काल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां संदिग्ध वर्तमान काल है। वह सोता होगा, वह सोएगा, ऐसा नहीं है कि वह भविष्य में सोएगा। यहां वर्तमान की बात हो रही है कि वह सोता होगा। यहां क्या है? यानी वर्तमान की हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में वह व्यक्ति सो रहा होगा, लेकिन हमारे उसके सोने में हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि पता नहीं वह सो रहा है कि नहीं, तो हम कह रहे हैं वह सोता होगा।
स्पष्ट हो रहा है ना। और इस तरह से यह संदिग्ध वर्तमान काल है, क्योंकि उसका सोना वर्तमान में है और यही कारण है, लेकिन वह संदिग्ध है, तो यही कारण है हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं उसके सोने वाली क्रिया पर, तो यह है वह सोता होगा। यह वर्तमान संदिग्ध वर्तमान काल है। अगर हम बात करें वह सोता होगा, या अगर हम यह कहें, ध्यान दीजिएगा, वह सोता होगा, मैं लिखता होऊंगा, इसका अर्थ कि मैं लिखूंगा नहीं, तो यह जो है संदिग्ध वर्तमान काल है। अर्थात जिस क्रिया के होने में, घटित होने में संदेह व्यक्त किया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सीता सोती होगी, तो सोती होगी, यह आवश्यक नहीं है कि वह सोती होगी। वह खाता होगा, वह जरूरी नहीं कि वह खा ही रहा हो। तो इस तरह से वह वर्तमान की बात की जा रही है, वह खाता होगा, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि खा रहा है कि नहीं, इसमें एक संदेह है। और जहां संदेह व्यक्त किया जाए वर्तमान के कार्य पर, वहां होता है संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे अंश पढ़ता होगा, अंश अपने कमरे में बैठकर पढ़ता होगा, लेकिन अब वह पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसमें संदेह है, और इस तरह से इसे हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। अगला दोस्तों है वह संभाव्य वर्तमान काल है। तो संभाव्य वर्तमान की अगर हम बात करें तो जिसमें संभावना व्यक्त की जाए। संभाव्य का मतलब जिस कार्य में वर्तमान में कार्य तो हो रहा है, लेकिन उसकी संभावना व्यक्त की जाए, तो उसे हम कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। यानी पूरे होने की संभावना का बोध होता है। जिस काल में, जिस वाक्य में, जिस क्रिया में, अगर हम कहें जिस क्रिया में कार्य के या क्रिया के होने की संभावना का बोध हो, उसे हम कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। वह आया हो, जैसे हम कहें वह आया हो, वह खाया हो, वह खाया हो, यानी यहां हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। पता नहीं वह खाना खाया हो, यहां हम क्या, संभावना है कि वह खाया हो। स्पष्ट हो रहा है, वह आया हो, और इस तरह से हम यहां देख रहे हैं कि वह आया हो, यहां उसके आने की क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि, लेकिन प्रेजेंट में की जा रही है, वह आया हो, यानी प्रेजेंट में संभावना व्यक्त की जा रही है, और इस तरह से यह संभाव्य वर्तमान काल है। एक बार फिर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बिंदु पर। सामान्य वर्तमान काल, जिसमें क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध हो, जिसमें यानी घटित होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। वह सोता है, वह लिखता है, यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। बात करें तत्कालिक वर्तमान काल, जिसमें क्रिया वर्तमान में जारी है, यानी क्रिया में एक निरंतरता है, उसे हम कहते हैं तत्कालिक वर्तमान काल, यानी तत्काल में कार्य हो रहा है। और उसे कहेंगे जैसे वह सो रहा है, मैं लिख रहा हूं, इसमें एक निरंतरता है, और इस तरह से यह तत्कालिक वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल यानी कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में ही पूर्ण हुआ है, तो यहां होगा पूर्ण वर्तमान काल। वह आया है, तो उसका आना तत्काल है। मैं लिखा हूं, यानी मैं तत्काल ही लिखकर पूर्ण किया हूं, तो यहां पूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें संदेह व्यक्त किया जाए, वह सोता होगा, तो यहां क्या है, वह सोता होगा। वह सो रहा है कि नहीं सो रहा है, इसमें संदेह व्यक्त किया गया है, और इस तरह से मैं लिखता होऊंगा, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां संदिग्ध वर्तमान काल है। अब हम बात कर रहे हैं वह आया हो, वह खाया हो। जैसे अगर कोई पूछे कि वह खाना खाया कि नहीं, तो हम कहें कि वह खाया हो, पता नहीं वह खाया हो, तो वह खाया हो यहाँ क्या है, संभावना व्यक्त हम कर रहे हैं कि वह खाया हो सकता है, तो यह प्रेजेंट में है। और इस तरह से यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, प्रश्न देकर के, कि दोस्तों पहले तो वाक्य दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि यह किस काल का वाक्य है। दूसरा यह दे दिया जाता है कि तत्कालिक वर्तमान काल का निम्न में उदाहरण है। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। हम लास्ट में प्रश्नों को हल करेंगे कि कैसे विगत वर्षों में प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं भूतकाल के बारे में। तो दोस्तों भूतकाल के 6 उपभेद हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान काल के जहां 5 उपभेद है, वही भूतकाल के देखिए 5 उपभेद हैं, वही भूतकाल के आपके 6 भेद हैं। तो हम भूतकाल को देखते हैं। भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय।
यह दो शब्द है। काल का अर्थ सामान्य रूप से समय ही होता है, भूत का मतलब बीता हुआ या व्यतीत हुआ समय, और इसके हम देख रहे हैं कि सामान्य रूप से 6 उपभेद हैं। तो दोस्तों भूतकाल यानी बीते हुए समय में यदि क्रिया पूर्ण हो, अपूर्ण हो, या उस क्रिया में एक निरंतरता रही हो, उसे हम कहते हैं भूतकाल। तो दोस्तों भूतकाल के 6 भेद हैं, तो हम सब एक एक करके इन्हें देखते हैं। सामान्य भूतकाल, तो दोस्तों बीते हुए समय में क्रिया के संपन्न होने की मात्र सूचना हो, ध्यान दीजिएगा, विशेष समय का बोध न हो। बीते हुए समय में क्रिया के संपन्न होने की, क्योंकि क्रिया संपन्न हुई है, भूतकाल का है, तो क्रिया संपन्न होने की सामान्य सूचना हो, विशेष समय का बोध न हो, तो उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। यदि हम उदाहरण देखें तो मोहन आया, गाड़ी चली गई, जैसे हम कहें मोहन आया, गाड़ी चली गई। तो दोस्तों हम यहां देख रहे हैं, ये अलग अलग वाक्य हैं। मोहन आया यानी मोहन आया हुआ है, लेकिन यह विशेष समय यहां निर्धारित नहीं है, बस एक सूचना दी जा रही है कि मोहन आया है। दोस्तों गाड़ी चली गई यानी गाड़ी चली गई है कि सूचना यहां दिखाई दे रही है। और इस तरह से दोस्तों यानी बीते हुए समय में क्रिया के संपन्न होने की मात्र सूचना हो, समय विशेष का बोध न होता हो, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, गाड़ी चली गई, राम सो गया, यह सब कुछ क्या है, एक सामान्य सूचना मात्र है, और बीते समय में है तो यह सामान्य भूतकाल है। अगला हम देख रहे हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब है क्रिया के तत्काल ही संपन्न होने का बोध हो। आसन्न यानी निकट, आसन्न का शाब्दिक अर्थ होता है निकट, यानी तत्काल ही क्रिया संपन्न हो चुकी है, और इस तरह से इसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। तत्काल संपन्न होने, क्रिया के तत्काल संपन्न होने की सूचना का जहां बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो दोस्तों आसन्न भूतकाल का उदाहरण क्या है, जैसे राम अभी आया है, जैसे मैंने आम खाया है, राम अभी आया है, मैंने अभी खाना खाया है। तो यहां हम देख रहे हैं कि राम अभी आया है, मैंने अभी खाना खाया है, यानी कार्य संपन्न हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी खाना खाया है, खाने का कार्य क्या हुआ, खाया है, कार्य संपन्न हो चुका है। राम अभी आया है यानी आना उसका क्या है, संपन्न हो चुका है, और इस तरह से अभी अभी तत्काल में ही क्रिया के संपन्न होने की सूचना जहां मिले, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे राम अभी आया है, आने का कार्य संपन्न हो चुका है, मैंने अभी खाया है, तो मेरे खाने का कार्य संपन्न हो चुका है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं आसन्न भूतकाल का यह उदाहरण है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूत यानी अपूर्ण भूतकाल यानी क्रिया के तत्काल घटित होने का बोध होता है किंतु कार्य अपूर्ण होता है। यानी अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के भूतकाल में घटित होने का बोध होता है किंतु समय आदि का स्पष्ट बोध नहीं हो पाता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कहूं मैं जा रहा था, अपूर्ण भूतकाल में मैं कहूं मैं जा रहा था, यहां आप देख रहे हैं मैं जा रहा था, यानी यह मेरा जाना पूर्ण अभी नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मेरा जाना क्या है, अपूर्ण है। मैं जा रहा था यानी मैं अभी गया नहीं हूं, और इस तरह से यह अपूर्ण भूतकाल है। और लास्ट में आप देख रहे हैं था शब्द है। तो दोस्तों अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया
संपन्न होने में संदेह, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रिया के संपन्न होने में अभी संपन्न नहीं हुआ है, उसे पूर्ण होने में अभी विलंब है। मैं जा रहा था लेकिन मैं जा नहीं पाया। और इस तरह से देख रहे हैं यहाँ अपूर्ण भूतकाल है, यानी क्रिया समय से पहले संपन्न हो गया हो तो उसे हम पूर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? यदि क्रिया समय से पहले संपन्न हो गया हो, यानी क्रिया बहुत समय पहले यदि संपन्न हो जाए तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि मैं कहूं, इसमें सामान्यतः इसका जो था, थे, थी, इसमें सामान्यतः इसके अंत में था, थे, थी शब्द आता है। जबकि अपूर्ण भूतकाल में आप देखेंगे तो रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि वर्ड अंत में आते हैं। जबकि पूर्ण भूतकाल में था, थे, थी। मैं गया था, मैं वाराणसी में रहता था, लेकिन वर्तमान में वाराणसी में नहीं हूं। मैं वाराणसी में रहता था, तो पूर्ण भूतकाल क्या है? मैं वाराणसी में रहता था। यहाँ रहा था है, यहाँ केवल था है, देख रहे हैं आप। मैं वाराणसी में रहता था, तुम चले गए थे। तुम, जैसे मैं कहूं तुम चले गए थे, यहाँ क्या है? पूर्ण भूतकाल है, यानी तुम्हारे जाने का कार्य क्या है? पूर्ण हो चुका है। मैं वाराणसी में रहता था, यानी वहां मेरा रहने का कार्य संपन्न हो चुका है। अब मैं वाराणसी में नहीं हूं। तो दोस्तों इन दोनों वाक्यों में हम देख रहे हैं कि पूर्ण भूतकाल है। स्पष्ट हुआ? आगे देखें तो संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का अर्थ हुआ कार्य पूरा हुआ है या नहीं, इसमें संदेह बना रहता है। कार्य पूरा हुआ है या नहीं, इसमें संदेह बना रहता है। तुमने कहा होगा, ध्यान दीजिएगा, तुमने कहा होगा, वह गया होगा। संदिग्ध क्या है? तुमने कहा होगा, तुमने कहा होगा, वह गया होगा। यहां दोस्तों देख रहे हैं संदिग्ध भूतकाल में तुमने कहा होगा, यानी तुमने अगर कहने वाले काम किया है तो पास्ट की बात है। और मैं क्या कर रहा हूं? संदेह व्यक्त कर रहा हूं। संदिग्ध भूतकाल है तो मैं संदेह व्यक्त कर रहा हूं कि तुमने कहा होगा। अगर कोई आपसे आपकी अगर निंदा किसी ने कहीं की हो, आपकी प्रशंसा की हो, तो आप उसे कहेंगे कि तुमने कहा होगा। यानी बात क्या है? भूतकाल की है। उसके कहने की जो बात है वो अब भूतकाल की है, लेकिन आप उस भूतकाल के बात पर आप संदेह व्यक्त कर रहे हैं और इसी संदेह के कारण यहां गा, गे, गी जैसे शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो तुमने कहा होगा, वह गया होगा, यानी जाने का कार्य भूतकाल का है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि वह गया होगा। और अगर क्रिया संपन्न हो चुकी है और या क्रिया संपन्न हुई है कि नहीं हुई है या हो चुकी है, और उस चीज पर यदि हम संदेह व्यक्त करें तो दोस्तों उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। यानी अगर तुमने कहा है, ध्यान दीजिए, तुमने कहा है यानी क्रिया संपन्न कर लिया है। तुमने नहीं कहा है तब भी क्रिया संपन्न है कि तुमने नहीं कहा है, लेकिन हम तुम्हारे कहने पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ गा, गे, गी जैसे शब्द लगेंगे और यह संदिग्ध भूतकाल होगा। आगे हम कहें तो हेतु मद भूत। तो दोस्तों यह छठवां है। हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। यहाँ हेतु दो शब्द आया हुआ है, एक ही शब्द दो बार आया हुआ है, यानी कारण और कारण। यहाँ दो कारण, हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण होता है। हेतु यानी दो बार यहाँ कारण शब्द आया हुआ है, तो इसका सामान्य अर्थ हुआ कि यानी दो कारण यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ दो क्रियाएं होंगी और एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होगी। यानी पहली क्रिया भी अपूर्ण होगी तो दूसरी क्रिया भी अपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इसे हेतु मद भूतकाल के नाम से जानते हैं। इसमें क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश नहीं हुई, तो उसे क्या कहेंगे? हेतु मद भूतकाल। क्रिया होने वाली थी, संपन्न हो सकती थी, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश वह क्रिया संपन्न नहीं हुई, क्योंकि पहला कारण संपन्न नहीं हुआ, इसी कारण क्रिया संपन्न नहीं हुई। जैसे अगर देखें तो इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। हेतु मद भूत का, मैं वहां पहुंचा,
मैं वहां पहुंचा, वह पढ़ता, मैं जाता, तुम पढ़ते। तो दोस्तों हेतु हेतु मत भूत है, वह पढ़ता। स्पष्ट है। मैं आता, लेकिन आया नहीं, ध्यान दीजिएगा। हेतु हेतु मत भूत में क्या है? मैं आता लेकिन मैं आया नहीं, कोई कारण रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना? वह पढ़ता, लेकिन यहां पढ़ने की यह क्रिया संपन्न नहीं हो रही है। जैसे अगर मैं लिखूं मैं आता, लेकिन मैं आया नहीं हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं आता तो आने का कार्य हमारा पास्ट में था, यानी हम बीते हुए समय में अगर आए हुए तो आते तो मैं आता, लेकिन यहां क्या है? मैं नहीं आया हूं। और इस तरह से यानी किसी कारणवश मैंने यह कार्य संपन्न नहीं कर पाया हूं, तो इस तरह से इसे हम कहेंगे हेतु हेतु मत भूत काल। वह पढ़ता, वह पढ़ता। तो दोस्तों इसमें हम वाक्य जोड़ सकते हैं कि अगर लाइट रहती तो वह पढ़ता, अगर बिजली रहती तो वह पढ़ता। तो दोस्तों बिजली रहती तब वह पढ़ता, लेकिन बिजली नहीं थी तो उसने नहीं पढ़ा। तो इसका अर्थ हुआ कि एक कारण नहीं था, इसी कारण क्रिया संपन्न नहीं हो पाई। और यह क्रिया संपन्न का न होना दोस्तों पास्ट में, ध्यान दीजिएगा, वह पढ़ता कब? पास्ट में पढ़ता ना, तो पास्ट में इसे हम कहेंगे हेतु हेतु मत भूत काल। तो इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं इसकी 6 उपभेद हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, मोहन आया, गाड़ी चली गई, इसमें सामान्य क्रिया व्यापार है, इसमें कोई विशेष समय का बोध नहीं हो रहा है। अगला है आसन्न भूतकाल, राम अभी आया है, यानी आने का काम जस्ट हुआ है। मैंने अपनी अभी खाना खाया है, यानी मेरे खाना खाने का कार्य यानी क्रिया संपन्न होने का कार्य तुरंत हुआ है। आसन्न यानी निकट में हुआ है, तो यह आसन्न भूतकाल है। अगला है अपूर्ण भूतकाल, मैं जा रहा था। तो दोस्तों जा रहा था, मैं कार्य पूरा नहीं हो पाया है, अभी यह कार्य अपूर्ण है, तो दोस्तों इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तुम पढ़ रहे थे, तो दोस्तों तुम पढ़ रहे थे, पढ़ाई तुम्हारी खत्म नहीं हुई है, यानी क्रिया संपन्न नहीं हुई है, यानी अपूर्ण है, और इस तरह से इसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। यानी क्रिया संपन्न न होना और पास्ट में होना लेकिन वह संपन्न न हो पाना क्या कहलाता है? अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। पूर्ण भूतकाल, मैं वाराणसी में रहता था, यह बहुत पहले कार्य के संपन्न हो जाने का सूचक है, यानी मैं वाराणसी में रहता था, बहुत पहले कार्य संपन्न होने का यह समय है। रहता था, तुम चले गए थे, यह बहुत पहले कार्य संपन्न हो गया है। संदिग्ध भूतकाल, तुमने कहा होगा, वह गया होगा, वह आया होगा, यानी एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो इसमें संदिग्ध भूतकाल होगा, लेकिन क्रिया हमेशा पास्ट की होगी, याद रखिएगा। हेतु हेतु मत भूत, वह पढ़ता, मैं आता, वह जाता। लेकिन अगर मैं साइकिल लेकर आता या मैं बाइक लेकर आता तो वह बाइक लेकर जाता। वह जाता शब्द में कौन सा काल है, ऐसे वाक्य पूछा जा सकता है, तो वह जाता, यानी जाता तो कब जाता? यानी बीते हुए समय में वह गया होता। तो दोस्तों इस तरह वह जाता क्या है? हेतु हेतु मत भूतकाल है। कारण है कि कारण न होने के कारण वह क्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। तो यदि किसी कारण बस क्रिया संपन्न न हुई हो और बात पास्ट की जा रही हो, भूतकाल की जा रही हो, तो वहां हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। आगे हम देखें तो भविष्य काल, दोस्तों इसे 3 भागों में बांटा गया है, इसके 3 उप भागों में वर्गीकृत किया गया है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान काल को 5 भागों में, भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है, जबकि भविष्य काल को हम देख रहे हैं हिंदी में 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग हम देख रहे हैं सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, और तीसरा है दोस्तों हेतु हेतुमत भविष्यकाल। और इस तरह से यहाँ 3 भविष्यकाल हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी भविष्यकाल के हिंदी में 3 भेद हैं। लेकिन इंग्लिश में हम देखें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सबके 4-4 भेद हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं इसके 3 भेद हैं। तो दोस्तों अब पहले हम बात करते हैं सामान्य भविष्यकाल। तो दोस्तों क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य में होने की जहाँ सूचना हो उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे अगर हम कोई बात करें, जैसे अगर हम
उदाहरण देखें, जैसे किसी भी क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य काल में होने की संभावना हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। कैसे करें, जैसे कोई भी कार्य हो तो कैसे करेंगे या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें, हम पढ़ेंगे, यानी पढ़ेंगे सामान्य रूप से या भविष्य काल की बात की जा रही है। हम कोई कार्य करेंगे, तो यहां कोई कार्य करेंगे, इसका अर्थ हुआ सामान्य भविष्य काल। स्पष्ट हो रहा है? यानी सामान्य रूप से भविष्य में किसी के क्रिया के करने की अगर घटना अगर घटित होने वाली है तो उसे हम कहेंगे सामान्य भविष्य काल। जैसे हम पढ़ेंगे, वह दूर जाएगा, वह घर जाएगा, या मैं घर आऊंगा। तो दोस्तों ऐसे अगर शब्द हो कि सामान्य रूप से क्रिया संपन्न होने की बात कही जा रही हो कब, भविष्य में, तो इसे हम कहेंगे सामान्य भविष्य काल। अगला है संभाव्य भविष्य काल। तो दोस्तों संभाव्य भविष्य काल माने भविष्य में होने की संभावना घटित की जाए, उसे हम कहते हैं संभाव्य भविष्य काल। जैसे अगर हम कहें शायद हम कल पढ़ेंगे, शायद अगर शब्द अगर लगा हो यानी संभावना व्यक्त की जा रही हो। शायद कल बारिश होगी, तो दोस्तों शायद कल बारिश होगी, यहां कल हम पढ़ेंगे अगर कहें तो इसका अर्थ हुआ कि कल हम पढ़ेंगे, इसमें संभावना व्यक्त नहीं की गई है, कल हमारे द्वारा क्रिया किए जाने की बात कही गई है, यानी भविष्य में। लेकिन शायद हम कल पढ़ेंगे, शायद अगर हम शब्द जोड़ दें और कहें शायद हम कल पढ़ेंगे, शायद कल बिजली रही तो हम पढ़ेंगे, तो दोस्तों शायद हम कल पढ़ेंगे, तो इसका अर्थ हुआ कि शायद यानी संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं कि हम पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जहां संभावना व्यक्त की जाए भविष्य काल में क्रिया संपन्न होने के लिए, वहां होता है संभाव्य भविष्य काल। शायद कल हम पढ़ें या पढ़ेंगे, तो दोस्तों यहां देख रहे हैं संभाव्य भविष्य काल है। शायद कल बारिश हो, आगे है हेतुमत भविष्य काल। तो दोस्तों जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, स्पष्ट है, जहां हेतुमत यानी दो कारण दिखाई दे रहे हैं, तो जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वहां दोस्तों होता है हेतुमत भविष्य काल। लेकिन वह कार्य भविष्य में होगा, वह कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूंगा। अगर यह बात आ जाए, वह कुर्सी छोड़े, वह कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूंगा। यह स्पष्ट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हेतुमत भविष्य काल में दो क्रिया है, इनके कुर्सी का छोड़ना और मेरा बैठना। यहां दो क्रिया दिखाई दे रही है और एक क्रिया जो बैठना है वह छोड़ने पर निर्भर है, यानी एक दूसरी जो क्रिया है वह पहली क्रिया पर निर्भर है। यानी पहली क्रिया यदि संपन्न नहीं होगी तो दूसरी भी संपन्न नहीं होगी। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे हेतुमत भविष्य काल। स्पष्ट हुआ? तो वह कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूंगा, यहाँ क्या है, वह आए तो मैं जाऊं, यहाँ क्या है, उनका आना अभी भविष्य में है और मेरा जाना भी भविष्य में है। और अगर ऐसा शब्द है कि वह आए तो मैं जाऊं, यानी उनका आना एक क्रिया है और मेरा जाना दूसरी क्रिया है। मेरा जाना किन पर निर्भर है? दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। यदि पहली क्रिया पूर्ण नहीं होगी तो दूसरी भी पूर्ण नहीं होगी, और दोनों भविष्य में होने वाली है, यानी वे आए तो, यानी उनका आना भविष्य में है, मैं जाऊं यानी मेरा जाना भी भविष्य में है। इस तरह एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हम कहते हैं, और एक क्रिया अगर घटित हो तभी दूसरी क्रिया घटित हो सकती है, और यह भविष्य में संभावना इसकी व्यक्त की जाए तो यहां हम देखेंगे हेतुमत भविष्य काल होता है। और इस तरह से हमारे सामने भविष्य काल के तीन वर्गीकरण उपस्थित हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल, जिसमें कल हम पढ़ेंगे यानी कार्य या क्रिया होने की सामान्य रूप से इसमें सूचना होती है। सामान्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल, जिसमें शायद
जैसे शब्द लगाए जाते हैं और इसमें क्रिया के होने में, भविष्य में ही क्रिया के होने में संभावना व्यक्त कर दी जाए। शायद कल बारिश हो, शायद कल मैं क्लास में आऊं। तो मेरा आना अब क्या है, संदेह के घेरे में है। और इस तरह से अगर संदेह के घेरे में अगर मेरा आना हो भविष्य में, क्रिया का होना हो अगर भविष्य में, तो इसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। हेतु हेतुमत भविष्य काल दोस्तों, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। सामान्य रूप से दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर होती है। अगर पहली क्रिया घटित होगी तभी दूसरी क्रिया घटित होगी, पहली क्रिया घटित नहीं होगी तो दूसरी भी घटित नहीं होगी। वह कुर्सी छोड़ें तो मैं बैठूंगा, यानी उनका छोड़ना तब मेरा बैठना, वे नहीं छोड़ेंगे तो मैं नहीं बैठूंगा। वह आए तो मैं जाऊं, यानी उनके आने पर मेरा जाना निर्भर है। तो इस तरह से एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है। इसे हम कहते हैं हेतु हेतुमत भविष्य काल। दोस्तों, हेतु हेतुमत भूतकाल और हेतु हेतुमत भविष्य काल में अंतर यह है कि वह आए होते तो मैं गया होता, यानी दोनों क्रिया पास्ट में है, भूत में है। और अगर यही होता वो वे आए होते तो मैं गया होता, तो यह हेतु हेतुमत भूतकाल है। लेकिन वह आए तो मैं जाऊं, यह भविष्य हेतु हेतुमत भविष्य काल है, क्योंकि इस क्रिया के भविष्य में होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इस तरह से इन दोनों में अंतर है। आगे इससे संबंधित दोस्तों हम प्रश्न को देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। तो देख रहे हैं, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी क्रिया संपन्न हो चुकी है। और इस तरह से दोस्तों यह पूर्ण वर्तमान काल है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी क्रिया क्या है, वर्तमान काल में ही तुरंत संपन्न हुई है। पढ़ी है, वर्तमान काल में यह क्रिया तुरंत संपन्न हुई है। और इस तरह से इसे हम कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। वह आया है या वे आए हैं, यानी उनका आना क्या है, तत्काल वर्तमान में पूर्ण हुआ है। तो दोस्तों इसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। सीता अगर ध्यान दीजिएगा, वह वे आए हैं या तत्काल में पूर्ण हुआ है, तो इसे तत्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। वे आ चुके हैं, अगर ऐसा हो तो इसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। तो दोस्तों लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी यह कार्य पूर्ण हो चुका है, अब पढ़ा जाना अवशेष नहीं है। और इस तरह से यह पूर्ण वर्तमान काल है, यानी ऑप्शन सी सही है। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है, सीता सो रही थी। तो दोस्तों मैंने कहा था कि अगर क्रिया पूर्ण हो जाए, सो रही थी यह भूतकाल है, यहां स्पष्ट है। लेकिन सो रही थी यह क्रिया भी संपन्न नहीं हुई है। सीता सोई थी अगर यह वर्ड होता तो यह एक संपन्नता का प्रतीक है, लेकिन सो रही थी यानी क्रिया अब भी जारी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यह पास्ट काल की बात कही जा रही है। सीता सो रही थी, अब पता नहीं कि वह सो रही है या नहीं। यह पहले की बात है, जैसे मैं घर से आ रहा हूं और कोई सो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वह कहां था, तो आप कहेंगे वह सो रही थी। इसका मतलब प्रेजेंट में वह नहीं, जब आप थे तब वह सो रही थी। लेकिन आप भी क्या हैं, वह आपके लिए भी वह पास्ट है, इसलिए सीता सो रही थी। यह आप देखेंगे तो यह अपूर्ण भूतकाल है। लेकिन कारण क्या है, यहां निरंतरता है, रही थी, यानी क्रिया में एक निरंतरता दिखाई दे रही है। और यह निरंतरता के कारण इसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। यानी सीता सो रही थी काल क्या है, ऑप्शन सी सही है, अपूर्ण भूतकाल होगा। आगे, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों भूतकालिक रूप में, क्रिया के भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे हम देखें तो कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, यानी निकट में ही संपन्न हुआ है। मैंने, तू आता तो मैं जाता। तो दोस्तों ये क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल है। मोहन आया, सीता गई, यह भी हेतु हेतुमत भूतकाल। वह आया था, दोस्तों वह आया था, यह पूर्ण भूतकाल हो जा रहा है। मैंने आम खाया है, तो दोस्तों यह आसन्न भूतकाल है। मेरा आम खाना तत्काल ही पूर्ण हो रहा है। और इस तरह से हम देख रहे हैं आसन्न भूतकाल है। तो कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, तो मैंने आम खाया है, यह आसन्न भूतकाल में है। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। भविष्यत काल को पहचानिए। गाय घास चरती है,
तो दोस्तों यह भविष्यत काल नहीं है। रोहन मुंबई गया था, यह भी भविष्य काल में नहीं है। मैं कल घूमने जाऊंगी, तो दोस्तों मैं कल घूमने जाऊंगी यह भविष्यत काल में है। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, यह भी भविष्यत काल में नहीं है। यानी ऑप्शन सी हमारा सही है कि मैं कल घूमने जाऊंगी, यह भविष्यत काल में है, यानी भविष्य काल में है। आगे दोस्तों हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है वे गए। दोस्तों यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है। वे खा रहे थे, यानी ये पूर्ण हो चुका है। वे खा रहे थे, यानी यह अपूर्ण है, अपूर्ण भूतकाल है। वे खा रहे थे, यानी यहाँ एक निरंतरता दिख रही है, तो यहाँ अपूर्ण भूतकाल है। वे आए थे, यानी यह कार्य पूर्ण हो चुका है, और इस तरह वे आए थे पूर्ण भूतकाल है। वे सोकर उठे हैं, तो दोस्तों यह भी पूर्ण भूतकाल नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि वे आए थे, यह जो शब्द है यह पूर्ण भूतकाल का शब्द है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, यहां हम देखें तो पूर्ण भूतकाल है, यानी क्रिया संपन्न हो चुकी है। मैं खाना खा चुका था, यानी क्रिया क्या है? संपन्न हो चुकी है, और इस तरह से हम देख रहे हैं यहां पूर्ण भूतकाल है। आगे हम देखें, वह खाना खा रहा था शब्द है, यानी एक निरंतरता है, और खाना खा रहा था कौन सा काल है? तो दोस्तों अपूर्ण भूतकाल है। वह खाना खा रहा था, यानी निरंतरता है, यानी कार्य अभी संपन्न नहीं हो पाया है, लेकिन यह भूतकाल की में क्रिया संपन्न होने की बात कही जा रही है, और इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं, तो यह ऑप्शन होगा हमारा ए, यानी अपूर्ण भूतकाल। वह खाना खा रहा था अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा, यानी यहाँ संदेह व्यक्त किया जा रहा है। राम के खाने पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, और खाता होगा यह चर्चा वर्तमान में की जा रही है, तो यह होगा संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध वर्तमान काल। ध्यान दीजिएगा, भविष्य काल नहीं है। वह खाता होगा, खाने की क्रिया कब हो रही है? वर्तमान में। वह खाता होगा, खाने का काम कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है, इसलिए वर्तमान काल की क्रिया है। लेकिन खाता होगा, इस पे संदेह व्यक्त किया गया है कि वह खाना खा रहा है कि नहीं, तो इस तरह से यह संदिग्ध वर्तमान काल है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए सही है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण सामान्य काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण सामान्य काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। पूर्ण सामान्य काल, यानी अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यानी समय क्या है? पूर्ण हो चुका है, और इस तरह से ऑप्शन यहाँ हम देख रहे हैं ए सही है। वह घूमने जा रही है, यहाँ भी पूर्णता नहीं है। वह पढ़ रहा था, यहाँ भी पूर्णता नहीं है। मैं बाहर जाऊंगी, यहाँ भी पूर्णता नहीं है। यानी अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो यहाँ पूर्ण सामान्य काल दिखाई दे रहा है। इस तरह से ऑप्शन ए सही है। यहां देख रहे हैं क्रिया की निरंतरता को सूचित करने वाला वर्तमान है, तो तत्कालिक वर्तमान में क्रिया की निरंतरता सूचित की जाती है। वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो दोस्तों तत्कालिक वर्तमान काल में क्रिया की निरंतरता होती है, तो ऑप्शन बी सही है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया है कि व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय। अगर ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन है, अंत, समय, मृत्यु और पीड़ा, लेकिन व्याकरण में जो काल का अर्थ होता है वह समय होता है। काल का अर्थ मृत्यु भी होता है, काल का अर्थ अंत भी होता है। तो दोस्तों लेकिन व्याकरण की दृष्टि से पूछा गया है, तो इसका सामान्य अर्थ होता है व्याकरण में समय। कार्य व्यापार का समय तथा उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध कराने वाले को कहते हैं। कार्य व्यापार यानी क्रिया के समय और उसके पूर्ण और अपूर्ण यानी निरंतरता का बोध कराने वाले को कहते हैं वचन नहीं, वाच्य नहीं,
काल, तो हाँ प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि काल में ही कोई भी क्रिया हम कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वह एक समय विशेष में करता है, और वह समय विशेष ही क्या है, काल है। यानी क्रिया के संपन्न होने का, उसके पूर्ण होने का या पूर्ण होने का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और इस तरह से ऑप्शन हमारा सी सही है। तो दोस्तों लेखपाल रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज का जो यह एपिसोड था काल से संबंधित सामान्य हिंदी का, यह एपिसोड पूर्ण होता है। इससे पहले जितने भी इस सीरीज के एपिसोड हैं लेखपाल रिवीजन सीरीज के, आप उन्हें देख सकते हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से सारे एपिसोड महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आप सामान्य हिंदी के अंतर्गत विभिन्न देखें तो अध्याय पढ़ चुके हैं अपनी परीक्षा की दृष्टि से, साथ ही सामान्य अध्ययन या जीके के अंतर्गत आप भूगोल पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट में आप इतिहास पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक कक्षाएं देखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ फिर हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। यह क्लास देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।